हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर अभिषेक आचार्य, एमडी आयुर्वेदा। आज हम ओज के बारे में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है ओज का, जो आज हम डिटेलिंग करेंगे। ये लेक्चर स्पेशली क्रिया शारीर के बच्चों के लिए है। बीएमएस फर्स्ट ईयर क्रिया शारीर जो सब्जेक्ट आता है उनके लिए ये लेक्चर है। तो ओज कैसे हम समझ सकते हैं? जनरली आयुर्वेद को समझना मतलब आयुर्वेद की लैंग्वेज से समझना ये बहुत ज़रूरी होता है, मगर फिर भी कई बार उसको समझने के लिए हम मॉडर्न का सहारा लेते हैं और हर बार आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट को मॉडर्न के साथ कोरिलेट करके हम उसे समझना चाहते हैं। मगर एक बात हमेशा ध्यान में रखें, स्टूडेंट्स को मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हर बार आयुर्वेद के सारे कॉन्सेप्ट को एज इट इज़ मॉडर्न के कॉन्सेप्ट के साथ कोरिलेट ना करें। जो भी लोग आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं फ्यूचर में, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ये बात हमेशा ध्यान में रखें, अपने मन में रखें कि डायरेक्ट उसके साथ कोरिलेट करना वो आपको मिसगाइड कर सकता है। निदान के हिसाब से, यानी कि डायग्नोसिस के हिसाब से, आपके ट्रीटमेंट के हिसाब से, चिकित्सा के आधार पर, और स्पेशली प्रोग्नोसिस के आधार पर, यानी कि कब तक ये चिकित्सा या रोग जो है वो चलेगा और कैसे वो ख़त्म होगा। तो इन सारी चीज़ों पे हमें थोड़ा सा फोकस और ध्यान रखते हुए जो ओज का कॉन्सेप्ट है वो हमें समझना है। तो जनरली जब सात धातु, सप्त धातु जो बोलते हैं हम, वो जब आप एक बार समझ ले उसके बाद ही ओज समझ में आ सकता है, ये पहले क्लियर कर ले। तो जिन लोगों ने ओज पहले शुरू किया है पढ़ना या समझना, तो मेरी एक गुजारिश रहेगी कि आप पहले सप्त धातु को या सप्त धातु का जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर कर लें, क्योंकि सप्त धातु के फॉर्मेशन के बाद ये ओज का फॉर्मेशन होता है। ऐसे आयुर्वेद में हमारे अलग अलग आचार्य कहते हैं, जो आगे हम देखेंगे तब आपको क्लियर होगा। सबसे पहले ओज को डिफाइन करने के लिए चरक सूत्रस्थान 38 चैप्टर 75 श्लोका, उसमें चक्रपाणि ने टीका की है। सर्वधातु सारम ओजः अभिधीयते, यानी कि सारे धातुओं का सार ही ओज है, ऐसा वो कहते हैं। ओज इज ए सार ऑफ ऑल धातुस। ओके, तो अगर सार है यानी कि उसकी क्वांटिटी डेफिनेटली कम होगी। अगर आप कोई भी चीज़ का एसेंस निकालते हो तो उसकी ग्रॉस क्वांटिटी से एसेंस की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। तो फर्स्ट इनडायरेक्ट वे पे अगर हम सोचें तो धातु की कंपैरेटिवली ओज की क्वांटिटी कम होनी चाहिए और कम है। ओके, तो ये बात हमेशा सोचते रहे कि इनडायरेक्ट वे पे कोई भी श्लोक जो है हम कैसे उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। इटिमोलॉजी, उसमें अलग अलग शब्द जो है उणादि सूत्र करके जो ग्रंथ है उसके अंदर थोड़ा सा डिटेलिंग किया है। सेकंड चैप्टर 54 श्लोक, उपजेर बल बलोपपश्च, यानी कि ओज को बल का सिनोनिम दिखाया है, यानी कि ओज इज इक्वल टू बल। उसके दूसरे जो शाब्दिक अर्थ लिखे हुए हैं, बलोपंच गुणः दीप्ति अवस्तंभ प्रकाशः बलम इति मेदिनी यथा रगौ। बलोपंच यानी कि बल, गुण यानी कि एसेंस, दीप्ति यानी कि लाइटनेस जो ओज को रिफ्लेक्ट करता है, अवस्तंभ यानी कि उसको रोक के रखना, प्रकाश अगेन लाइटनेस, बल। तो ये सारे जो है उसके सिनोनिम्स कह सकते हैं या फिर उसके अर्थ के शब्द, यानी कि शाब्दिक अर्थ जो है वो हमें डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे। उसके बाद में है डेफिनेशन या तो निरुक्ति ऑफ ओजः। तो इसमें भी ये ध्यान में रखें कि हमारी संहिता में
हर एक संहिता के अलग अलग टीकाकार है, यानी कि आपको संहिता के अंदर जो श्लोक या जो वर्स लिखा हुआ है उसको उन्होंने ये वर्स या ये श्लोक क्या कहना चाहता है उसके हिसाब से उन्होंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्ट करा है या तो फिर उसको टीका करी है उसके ऊपर, जैसे कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं टीका करना। ओके, स्पेशली इन गुजराती टीका माने ये रॉन्ग वर्ड कहा जाता है, मगर यहाँ पे ध्यान रखें कि टीका इज़ नॉट अ रॉन्ग वर्ड अकॉर्डिंग टू संस्कृत। टीका यानी कि उसके ऊपर या जो भी वर्ड या सेंटेंस है उसके ऊपर डिटेलिंग किया हुआ है, डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उससे टीका कहा जाता है, यानी कि जो अर्थ समझाया जाता है। तो उसमें सुश्रुत सूत्रस्थान में 15वें चैप्टर पे 19th श्लोका डल्हन ने जो है वो टीका की है। तत्र रसादीनाम सुक्रांतानाम यत् परम तेजः तत् खलु ओजः यत् खलु ओजः तदेव बलम इति उच्यते स्वशास्त्र सिद्धांतात्। तो ये श्लोक बाय हार्ट होना चाहिए निरुक्ति का डेफिनेशन का। यहाँ पे क्या कहते हैं, तत्र रसादि नाम, यानी कि रस आदि के बाद में शुक्रांता नाम, यानी रस से लेकर शुक्र होने के बाद में यत परम, उसके बाद में जो एसेंस रहता है परम तेज, ओके, उसको ओज कहा जाता है। और उस ओज को हम बल भी कह सकते हैं। ऐसे स्वशास्त्र सिद्धांत, यानी कि स्वशास्त्र यानी कि जो शास्त्र का नेचुरल सिद्धांत रहता है, या तो हम कह सकते हैं उसे यूनिवर्सल कोड। शास्त्र जब लिखा जाता है तो उसको यूनिवर्सली कोडिंग की जाती है अलग अलग वे पे। तो जो स्वशास्त्र सिद्धांत यानी कि यूनिवर्सल कोड कहीं पे भी अगर बोला जाए तो ओज का डायरेक्ट मीनिंग हम बल भी निकाल सकते हैं, ऐसे डल्हन टीकाकार ने बोला है। तो इसमें भी ये ध्यान में रखें कि बल कैसे डिफाइन करते हैं उसको भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्ट करना ज़रूरी है। बल फिजिकल स्ट्रेंथ कह सकते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ कह सकते हैं, और इसमें अलग अलग जगह पे अगर आपने देखा हो तो बल का डिस्क्रिप्शन मिल जाता है सुश्रुत सूत्रस्थान पहले चैप्टर में 28 श्लोक डल्हन का। बलम कर्म साधन शक्ति व्यायाम अनुमेया, सेम श्लोक की तरह चरक विमान स्थान में भी 4th चैप्टर 8th श्लोक में डिस्क्रिप्शन किया हुआ है बलम व्यायाम शक्त्या। तो दोनों में अगर आप कॉमनली देखें तो लिखा गया है व्यायाम अनुमेया एंड व्यायाम शक्त्या। तो ये दोनों वर्ड जो है वो हमें क्या दिखाते हैं, तो बल जो है वो व्यायाम से हम परीक्षा कर सकते हैं, या तो व्यायाम अनुमेय यानी व्यायाम को वो अनुरूप होते हैं, या तो व्यायाम से वो हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर कोई माउंटेनियर है या कोई एथलेट है तो आप देख सकते हो कि उसका बल जो है यानी कि 1 घंटे में वो कई सारी एक्सरसाइज वगैरह कर सकता है, कई लंबा रनिंग वगैरह कर सकता है। और नॉर्मल जो पर्सन है अगर उसको आपको रिलेट करो तो उसका बल जो होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा, यानी कि 1 घंटे में एथलेट होगा वो करीबन 10 से 15 किलोमीटर जितना रनिंग कर जाएगा, और जो नॉर्मल पर्सन होगा वो 4 या 5 किलोमीटर में भी शायद थक सकता है। तो ये बल दिखाता है कि किसमें ओज जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से फॉर्म हुआ है। यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, ये ध्यान में रखें, फॉर्मेशन की बात हो, कितनी अच्छी क्वालिटी में फॉर्म हुआ है। तो अगर उसका बल अच्छा है यानी कि व्यायाम शक्ति उसकी अच्छी है, इट मीन्स ओज अच्छा है और उसका बल अच्छा है। ओके, तो ये ध्यान में रखें। सुश्रुत ने और थोड़ा सा ऐड किया है कर्म साधन शक्ति, ओके, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी, स्पेशली उन्होंने उसके ऊपर फोकस किया है कि फिजिकल एक्टिविटी की एबिलिटी किसके अंदर ज़्यादा है उसका बल अच्छा होगा, ये कोरिलेट करते हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखें कि ओज जो है उसको बल के साथ कोरिलेट किया हुआ है, मगर इसके अलावा भी कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो ओज को डिफाइन करते हैं, तो हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा सिनोनिम ऑफ ओजस। तो उसमें अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 11 चैप्टर 31 श्लोका हेमाद्री की टीका
उसमें श्लोक लिखा हुआ है, धातूनां तेजसी रसे तथा जीवित शोणिते श्लेष्मणि प्राकृतेर वैद्यर ओजः शब्दः प्रकीर्तितः। तो सिनोनिम होंगे धातु तेजसी मीन्स धातु तेज, रस जीवित शोणिते, श्लेष्मा, तो ये सारे जो है वो प्राकृत ओज के सिनोनिम होंगे। इसके अलावा बल जैसे हमने देखा, धातु सार कह सकते हैं, प्राण, धातु स्नेह, शुक्रसार, ऐसे भी सिनोनिम्स अलग अलग संहिता में दिए हुए हैं। तो ये सब मार्क करके या तो जस्ट राइट डाउन करके आप उसे याद कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ओज, उसके अंदर दो टाइप्स है, पर ओज एंड अपर ओज। चरक सूत्रस्थान 15 चैप्टर 9th श्लोका चक्रपाणि टीका, द्विविधम ओजः दर्शयति परम अपरम च। दूसरा श्लोका चरक सूत्रस्थान 17th चैप्टर 74th श्लोका, हृदि तिष्ठति यत् शुद्धम रक्तम ईशत पीतकम। देन इसके ऊपर थोड़ा सा चरक सूत्रस्थान सेम 17th चैप्टर 74th और 75 श्लोका के ऊपर चक्रपाणि टीकाकार ने बहुत ही अच्छी तरह से टीका लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। उसका श्लोक होगा, ईषद इति अल्प प्रमाणम, यानी कि ईषद जहाँ पे वर्ड आता है रक्तम ईशत, तो ईशत माने अल्प प्रमाण में। देन तेन अष्टबिंदुकम ओजः इति दर्शयति, ईशत प्रमाण यानी कि अल्प प्रमाण, अष्टबिंदु 8 बिंदु जो है उसका प्रमाण है। तद उक्तम तंत्र तरे प्राणाश्रय स्य ओजस अष्टो बिंदवो हृदयाश्रया इति, यानी कि प्राण आश्रय जहाँ पे है, हृदय आश्रय के अंदर 8 बिंदु ओज जो है वो रहता है। एतच्च अष्टबिंदुकम परम ओजः ज्ञेयम, ये जो है अष्टबिंदु ओज उसे परम ओज कहा जाएगा। अर्ध अंजलि परिमाणम तो यद ओजः तद अप्रधानम, यानी कि अपर ओज और अप्रधान ओज उसका परिमाण है अर्ध अंजलि। तो पर ओज या तो प्रधान ओज यानी कि इम्पोर्टेंट ओज इज 8 बिंदु, अष्ट बिंदु कम उसका प्रमाण होगा, और जो अप्रधान है या तो अपर ओज है उसका परिमाण होगा अर्धा अंजलि। उसके बाद में थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अरुणदत्त टीका में 11th चैप्टर 37th एंड 38th श्लोका के अंदर। उसका एक्सप्लेनेशन है, सकल शरीर व्यापिनः तस्य षट् बिंदुकस्य विशेषेण हृदय स्थानम, यानी कि सर्व शरीर में व्याप्त होते हुए भी हृदय के स्थान में रहने वाला ओज उसका परिमाण होगा षट बिंदु यानी कि 6 बिंदु। तो ये स्टूडेंट्स को याद रखना है अपने कि 8 बिंदु जो है वो चरक सूत्रस्थान में बोले गए हैं और षट बिंदु यानी कि 6 बिंदु परिमाण जो है वो अष्टांग हृदय सूत्रस्थान के अंदर बोले गए हैं। तो मेक श्योर के डिफरेंट जो परिमाण है वो हमें याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ ओजः। ये श्लोका जो है चरक सूत्रस्थान 38th चैप्टर 9 to 11 श्लोका, 3 श्लोकाज होंगे, बहुत ही अच्छी तरह से ओज का वर्णन करते हैं। तो इसको थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ में भी समझेंगे और थोड़ा सा हम मॉडर्न के वे पे भी जाएंगे। ये न औजसा वर्तयन्ति प्रीणिताः सर्वजन्तवः यद द्रुते सर्वभूतानां जीवितं न अवतिष्ठते यत् सार आदौ गर्भस्य यत् तद् गर्भ रसाद रसः संवर्तमानं हृदयं समाविशति यत् पुराः यस्य नासात्तो नासो अस्ति धारी यद हृदयाश्रितम यत् शरीर स्नेहः
प्राणा यत्र प्रतिष्ठिता। बच्चों में या स्टूडेंट्स में हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आप श्लोक पढ़े तो उसका संधि विच्छेद करना आना चाहिए आपको, तो आपको उसका मीनिंग जो है वो पता चलेगा अपने आप ही। ये न ओजसा वर्तयन्ति, यानी कि ओज का वर्तन यानी कि बिहेवियर कैसा होगा, सर्वजंतवः यानी कि सारे प्राणियों के अंदर, सारे लिविंग बीइंग के अंदर उसका वर्तन यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ कर्म एक्शन उसका क्या होना होगा, वो है प्रीणीता। प्रीणीता अगर आप देखो तो प्रीणन कर्म आता है हमारे रस धातु का, तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही कर्म जो है वो ओज करता है। प्रीणीता यानी कि पोषण करना, सेटिस्फाई करना, संतोष देना। तो ये ध्यान में रखें, प्रीणन जो कर्म है रस धातु का, वैसा ही हमारा जो ओज धातु का कर्म है। उसके बाद में उन्होंने लिखा है यद द्रुते सर्वभूतानां जीवितम नावतिष्ठते, यानी कि सर्वभूतों के अंदर यानी कि सारे लिविंग बीइंग के अंदर अगर ओजस है तो वो जीवित कहा जाएगा, और अगर उसमें से ओज नहीं रहेगा या तो उसका क्षय हो जाएगा तो वो न अवतिष्ठते यानी कि उसकी लाइफ नहीं रहेगी यानी कि डेथ हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखें। यत सारम आदो गर्भस्य, अभी यहाँ पे उन्होंने फॉर्मेशन कब और कहाँ होता है वो लिखा है। यत सारम आदो गर्भस्य, शुरुआत में गर्भस्य का जो गर्भ रस यानी कि स्पर्म एंड ओवम जब यूनाइट होते हैं तो उसके बाद में जब ए कलल फॉर्मेशन आयुर्वेद के हिसाब से जो होता है उसमें जो गर्भ रस रहता है उसमें ओज का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, और वो ओज संवर्तमान हृदयम समाविशति या पुराहा, यानी कि वो ओज हृदय में समाविश यानी कि हृदय में जाता है, तब हृदय की जो बीट होती है यानी हार्ट बीट होती है, हृदय का कर्म जो होता है वो शुरू होता है। और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हृदय का कर्म जो है वो 4th मंथ में शुरू होता है। ओके, तो ये ध्यान में रखें कि हृदय के अंदर गर्भ रस के थ्रू ओज का फॉर्मेशन होता है। यश नाशस्तु नाशोस्ति, अगर उसका नाश होता है तो पूरे शरीर का नाश होगा। और धारी यद हृदय आश्रितम, धारी यानी धारण करना, अगर शरीर के अंदर वो धारण करता है और हृदय में रहता है तो वो प्राण यत्र प्रतिष्ठिता, यानी कि प्राण जो है वो बने रहेंगे। तो इसमें उसका इम्पोर्टेंस भी थोड़ा बहुत बताया गया है, और सेम एज हमारा गर्भ फॉर्मेशन 4th मंथ के अंदर जो हार्ट बीट होती है वो बिकॉज ऑफ ओज होती है, वो भी उन्होंने क्लियर किया हुआ है। ओके, तो ये भी श्लोक हो सके तो बाइट करना है, बहुत ही अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम्स के अंदर मार्क्स आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो उससे, तो ये ध्यान में रखें। इसके बाद का जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस है, और उसका ये जो श्लोक है दोनों अलग अलग संहिता की, वे डेफिनेटली हमें बाइट करना है। तेन मूलेन महता महामूला मतादशः ओजो वहाः शरीरे अस्मिन् विदम्यन्ते समन्ततः। चरक सूत्रस्थान 38 चैप्टर 8 श्लोका, ये श्लोका है सर्कुलेशन ऑफ ओज, जो हमारा पॉइंट है सर्कुलेशन ऑफ ओज। अष्टांग हृदय शरीर स्थान के अंदर 3rd चैप्टर 8 श्लोका, दश मूलशीरा रुत स्थाता सर्व सर्वतो वपुः रसात्मकम वहंती ओज तत् निबद्धम ही चेष्टितम। यानी कि ये दोनों श्लोक के अर्थ अगर हम निकालें तो ओज का वहन जो है वो शुरू होता है हमारे हृदय से, और हृदय में से निकलने वाली महामूला दमनी या तो फिर दश मूलशीरा, ये 2 नाम हमें याद रखने हैं। तो वहाँ से जो है वो ओज का सर्कुलेशन शुरू होता है, और पूरे शरीर में यानी कि शरीरे अस्मिन विदम्यन्ते, विदम्यन्ते यानी कि सर्कुलेट होना, दमन करना। दमन यानी कि गमन यानी कि मूवमेंट्स यानी कि सर्कुलेशन। शरीरे अस्मिन विदम्यन्ते समन्ततः, तो पूरे शरीर के अंदर वहाँ से ओज का सर्कुलेशन होता है।
किसके साथ में? तो अष्टांग हृदय सारी स्थान में जो लिखा है, रसात्मकम वहंती ओज तत् निबंध ही चेष्टितम, यानी कि रस के साथ में, रस की तरह, रस के साथ में रस की तरह ओज का मोमेंट और सर्कुलेशन जो है होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ अपर ओज। तो उन्होंने अपर ओज का फॉर्मेशन जो है, ओके, ये यहाँ पे लिखा है, ब्रह्मरैहि फलपुष्पेभ्यो यथा संचीयते मधु तद्वद ओज शरीरेभ्यो गुणैः सम्रियते नृणाम। ओके, तो इसमें ध्यान में रखना है, आगे हमने जो फॉर्मेशन ऑफ ओज था वो हमारे पर ओज का फॉर्मेशन था, और अभी हम जो फॉर्मेशन अपर ओज का सुन रहे हैं। तो ये दोनों डिफ्रेंशिएट ध्यान में रखना है कि पर ओज का फॉर्मेशन जो है वो गर्भ के अंदर, गर्भ रस के थ्रू हृदय के अंदर होता है, और अपर ओज का फॉर्मेशन हमारे आहार से होता है। कैसे, वो आगे देखेंगे। तो जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ब्रह्मरैहि फलपुष्पेभ्यो यथा संचयते मधु, यानी कि अलग अलग पुष्प से भ्रमर यानी कि भंवरा जो है वो रस खींच के मधु यानी कि हनी बनाता है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर सारे धातुओं में से एसेंस निकालकर ओज का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद में अगर हम कोरिलेट करें तो हमारे धातु कैसे बनती है, तो हमारे धातु डिपेंड करती है हमारे आहार रस पे, और हमारा आहार रस कैसे बनेगा, तो हमारे क्वालिटी ऑफ आहार के आधार पर हमारे आहार रस की क्वालिटी बनेगी, और आहार रस की क्वालिटी के आधार पे हमारी धातुओं की क्वालिटी बनेगी, और हमारी धातुओं की क्वालिटी के आधार पर ओज की क्वालिटी यानी कि अपर ओज की क्वालिटी बनेगी। यानी कि हम इनडायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं कि अपर ओज का फॉर्मेशन का आधार जो है वो डायरेक्टली आहार पे होता है। ओके, तो ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे पे सोच के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। अपर ओज और श्लेष्मा, ओके, तो रिलेशन बिटवीन अपर ओज एंड श्लेष्मा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है समझने के लिए भी, और फॉर क्लिनिकल पर्पस एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें ये ध्यान में रखना है। तो चरक शारीर स्थान में 7th चैप्टर 15th श्लोका, अर्धावंजलि तावद एव श्लेष्मिक ओजस्य इति ही, यानी कि जो अपर ओज है अर्धांजलि, वो श्लेष्मिक ओज के साथ यानी कि उसके गुण, ओज के गुण और श्लेष्मा के गुण ज़्यादातर मिलते हैं, उसकी वजह से जो है उसको कोरिलेट किया गया है और तादात्म्यता जो है वो दिखाई गई है। उसके बाद में चक्रपाणि ने उसके ऊपर टीका की है, विशुद्ध श्लेष्म समान गुणस्य अर्धांजलि प्रमाणता दर्शयति, यानी कि अपर ओज जो है वो विशुद्ध श्लेष्मा के समान गुण जो है वो दिखाता है। इसमें ध्यान में रखें, यहाँ पे क्लियरली लिखा है विशुद्ध श्लेष्मा, यानी कि कंप्लीटली नॉर्मलाइज्ड कफ। ओके, श्लेष्मा, यहाँ पे कफ वृद्धि, कफ क्षय या तो कफ की कोई भी व्याधि के आधार पर ओज का कोरिलेशन नहीं किया हुआ है। तो ये हमेशा ध्यान में रखें कि जो वर्ड लिखा है उसका एज इट इज़ मतलब निकालना ये बहुत ज़रूरी है। विशुद्ध श्लेष्मा यानी कि शुद्ध श्लेष्मा के गुणों इज इक्वल टू हमारा अपर ओज का गुण, तो इसके थ्रू उन्होंने कोरिलेशन किया हुआ है। ओके, तो हमेशा जब भी आप ये सारी चीज़ें करते हैं कोरिलेशन वगैरह, तो उसमें वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंस रहते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसके आगे एक अलग श्लोक है, चरक सूत्र स्थान 38th चैप्टर 7th श्लोका, जिसमें चक्रपाणि आचार्य ने टीका की हुई है। अर्धा अंजलि परिमितस्य ओजसौ दमन्य एव हृदयाश्रिता स्थानम तथा प्रमेह अर्धांजलि परिमित एव ओजः क्षीयते न अष्टबिंदुकम अस्य ही किंचिद क्षय अपि मरणम भवति। यानी कि यहाँ पे हमें क्लिनिकल वे पे थोड़ा सा समझाया गया है। हमारी कई सारी व्याधियाँ में ओज का वर्णन होता है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि ओज क्षय या ओज का विश्रांस या ओज का
डिस्टर्बेंस होने के बाद में हमारी ये व्याधियाँ होती है, जैसे कि प्रमेय उसमें पहले नंबर पे है, उसके बाद में ग्रहणी जो है और पांडु है। ये हमेशा ध्यान में रखिए कि ऐसे 3 जो व्याधियाँ है जिसमें ओज इन्वॉल्व रहता है डायरेक्टली, मगर यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि क्षीयते न अष्टबिंदु कम, यानी कि पर ओज जो है वो 8 बिंदु का, उसका क्षय नहीं होता है ऐसी व्याधियों में। इसमें सीधा सिर्फ अर्धांजलि वाला जो हमारा अपर ओज है उसका क्षय होने की वजह से ही ऐसी व्याधियाँ होती है। तो इसमें पर ओज का डायरेक्टली कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, और इन केस अगर इन्वॉल्वमेंट हुआ तो भी उन्होंने पीछे लिखा है अश्य ही किंचित क्षय अपि मरणम भवति, यानी कि अगर पर ओज का इन्वॉल्वमेंट रहता है और पर ओज थोड़ा भी क्षय होता है तो उसकी वजह से सीधा मरण यानी कि डेथ होती है, न कि कोई व्याधि। तो ये ध्यान में रखिए कि कहीं पे भी संहिता में अगर आपको मिलता है कि इस व्याधि का कारण ओज है, तो इसमें सिर्फ अपर ओज की बात की है, पर ओज की नहीं हुई है, ये क्लियर रखें। ओके, नाउ अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है ओज के अलग अलग आचार्यों के थ्रू, वो हम थोड़ा सा देखेंगे। तो इसमें पहला शारंगधर ने एक डिस्क्रिप्शन दिया है ओज के बारे में, जो लिखते हैं कि ओज जो है वो उपधातु है शुक्र धातु की। ओजश्च सप्तमम इति धातु भवा ज्ञेया इति सप्त उपधातवः। शारंगधर फर्स्ट खंड 5th चैप्टर 17th श्लोका। तो इसमें शुक्र धातु की उपधातु जो है वो बोला गया है ओज को। ये याद में रखें, ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है और 2 या 5 मार्क के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो हमेशा याद रखें कि शारंगधर ने ओज को उपधातु कहा है, और सेम एज इट इज़ अष्टांग हृदय सारे स्थान में 3रे चैप्टर में 63 श्लोका के अंदर जो बोला गया है कि ओज जो है वो मल है शुक्र धातु का। तो उसमें जो श्लोक है कफ पित्तम मलाखेषु स्वेदः शात नखरोमच स्नेहो अक्षि त्वग विट शाम ओजो धातूनाम क्रमशो मलाह, यानी कि ओज धातुना क्रमशो मलाह, यानी कि ओज जो है वो शुक्र धातु का मल बोला गया है। अष्टांग हृदय में ओज जो है वो शुक्र धातु का मल है। शारंगधर में मैं रिपीट करता हूँ, ओज जो है वो शुक्र धातु की उपधातु है। दोनों डिफ्रेंशिएशन हमें पता होना चाहिए। अभी इसके बाद में सुश्रुत शूद्रस्थान के 90th चैप्टर के अंदर डलहन टीकाकार ने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ओज कैसे रहता है शरीर के अंदर। तो उसको एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने समझाया है। घृतम यथा कृत्स्न क्षीर स्नेह तथैव अजो अपि कृत्स्न धातु स्नेह इति अर्थम यत् परम तेज इति यत् कृष्टम सारः, यानी कि क्षीर के अंदर जैसे घी का रहना, यानी कि पूरा जो हमारा दूध रहता है उसको जैसे घी बनाने की प्रोसेस रहती है, वो कंप्लीट फॉर्म होता है घी के अंदर। वैसे ही जैसे कि अगर दूध के अंदर घी दिखता नहीं है मगर वो होता है जो हमें पूरी प्रोसेस के बाद में अल्टीमेटली मिलता है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर हर एक धातु के अंदर ओज जो है वो रहता है मगर वो अल्टीमेटली दिखता नहीं है। ओके, तो इसीलिए उसको सार या तो तेज, परम तेज ऐसा बोला गया है। तो ये ध्यान में रखें कि ये थोड़ा सा एग्जाम्पल जो है वो हमें याद रखना है कि कैसे वो गुरुत्व और क्षीर के साथ उन्होंने कोरिलेट किया है। देन चरक सूत्रस्थान 70th चैप्टर में अगेन जो है वो श्लेष्मा का वर्णन किया है। प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो बल उच्यते स चैव ओजस्मृत काय सच पापमोपदिश्यते, यानी कि प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा, इसमें जो है श्लोक वो हाफ ऑफ लाइनर में कट किया हुआ है। प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो बल उच्यते, यानी कि अगर श्लेष्मा जो है प्राकृत रहता है तो वो बल कहलाता है,
और अगर विकृत हो जाता है तो मल कहलाता है। और उसी प्राकृत श्लेष्मा को क्या कहा जाता है? ओज। और विकृत जो श्लेष्मा रहता है उसको पापमा उपदिश्यते। पापमा यानी कि रोग, रोग का, और रोग का पर्टिकुलर सिनोनिम है पापमा, तो याद रखें, पापमा यानी कि रोग। तो विकृत कफ यानी श्लेष्मा जो है वो रोग उत्पादन के लिए काम में आता है, और प्राकृत श्लेष्मा जो है वो ओज के हिसाब से बल के रूप में हमारे शरीर के अंदर रहता है। ओके, ओज का इम्पोर्टेंस ये सारी चीज़ें दिखाती है। और अगेन एक पॉइंट है ओज का इम्पोर्टेंस के अंदर, दश प्राणायतनानि, उसके अंदर भी ओज का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो प्राणायतन यानी कि जहाँ पे प्राण रहते हैं, ओके, शरीर के अंदर 10 ऐसी जगह है जहाँ पे प्राण का वास होता है। और जो वाइटल ऑर्गन्स अगर हम देखें तो वो बोला जाता है मूर्धा कंठ हृदयम नाभिः गुदम बस्तिः ओजः शुक्रम शोणितम मासम इति। तो ये 10 जो है वो प्राणायतनानि बोला गया है। तो उसमें ओज एक पार्ट है। ओज कैसे फूड के साथ कोरिलेट है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, मगर यहाँ पे श्लोक के थ्रू हम उसको देखेंगे। सुश्रुत सूत्रस्थान एंड चरक सूत्रस्थान में ये लिखा हुआ है। तो फर्स्ट सुश्रुत सूत्रस्थान, फर्स्ट चैप्टर 28 श्लोक, प्राणिनाम पुनर्मूल आहारो बलवर्ण ओजसाम च, यानी कि प्राणी जो है यानी कि लिविंग बीन उसके मूल के अंदर बल, वर्ण और ओज जो रहते हैं वो डिपेंड करते हैं आहार के ऊपर। उसके बाद में चरक सूत्रस्थान 28 चैप्टर 4th श्लोका, पुष्यन्ति तु आहार रसात, यानी कि आहार रस से जो पोषण होगा किसका? रस रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ओजांसी। तो यहाँ पे भी लास्ट में उन्होंने ओज का वर्णन किया हुआ है, जो आहार रस से पोषण मिलता है, यानी कि अपर ओज की बात हो रही है। जस्ट मेक श्योर अपर ओज। और डायरेक्ट ओज के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें इस इफ़ेक्ट करती है, तो इसमें 2 जो है वो मेन फूड कंटेंट है, एक है गोदुग्ध एंड गोघृत। ओके, क्योंकि गोदुग्ध का जो सारे गुण है वो इज इक्वल टू ओज के गुण, तो इसके लिए उन्होंने जो है वो डायरेक्ट कोरिलेट किया है। तो चरक सूत्रस्थान 27th चैप्टर 217 श्लोका, गोदुग्ध के लिए स्वादु शीतम मृदु स्निग्धम बहलम श्लक्ष्ण पिच्छिलम गुरुमंद प्रसन्नम च गव्यम दशगुण पयः। तो ये 10 गुण जो रहते हैं हमारे वो सीधा जो है वो हमारे ओज के साथ कोरिलेट किए हुए हैं। उसके इफ़ेक्ट क्या रहता है गोदूध का? तो चरक सूत्रस्थान 27th चैप्टर 231 श्लोका, स्मृति बुद्धि अग्नि शुक्र ओजः कफ मेद विवर्धनम, यानी कि गोदुग्ध से स्मृति बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, अग्नि, शुक्र, ओज, कफ एंड मेद। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मैं वो करना चाहूँगा कि मेदो विवर्धनम यानी कि सिर्फ हमारी फैट की बात नहीं हो रही है, सीधा उसको कोरिलेट फैट के साथ न किया जाए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर अगर आपने शुरुआत में देखा हो तो 2 जो है स्मृति और बुद्धि दोनों ही जो है वो बढ़ाता है, और उसके साथ में अग्नि भी। और अगर आप देखो अग्नि जहाँ पे नॉर्मल है और बढ़ी हुई है वहाँ पे हमारा डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न जो फैट है वो बढ़ना इम्पॉसिबल है। हाँ, डेफिनेटली अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ तो हो सकता है, मगर इन अ नॉर्मल वे और नॉर्मल क्वांटिटी में अगर गोदुग्ध लिया जाए तो डायरेक्टली फैट डिपोजिशन शरीर के अंदर नहीं होता। ये बात मन में एकदम क्लियर रखनी है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ब्रेन का वर्क जो है वो दिखाया गया है। तो मेदो विवर्धनम यानी कि हम सीधा ब्रेन के जो न्यूरॉन्स और उसके साथ में कोरिलेट किए जाए और हमारे हार्मोन्स जो है उसके साथ में कोरिलेट किए जाए, तो हमारे कई सारे हार्मोन्स स्टेरॉइडिकल हैं, और स्टेरॉइड से सारे हार्मोन्स जो बनते हैं उसमें मेन कंटेंट होता है कोलेस्ट्रॉल। तो वो कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल हमारा ये गोदुग्ध के कोलेस्ट्रॉल के साथ से
किया जा सकता है। न्यूरॉन्स में जो माइलिन शीट है उसमें अगेन कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें कोरिलेट करनी है हमें कि स्मृति बुद्धि तभी अच्छी तरह से बढ़ेगी जब न्यूरॉन्स का फंक्शन अच्छी तरह से होगा, और न्यूरॉन्स तभी अच्छी तरह से काम करेंगे जब माइलिन शीट जो होगी वो अच्छी तरह से फॉर्म की होगी। तो ये थोड़ा सा कोरिलेट करके हमें देखना है। ओके, और ओज शुक्र ये सारी चीज़ें उससे बढ़ती हैं। देन रिलेशन बिटवीन ओज बल एंड श्लेष्मा, तो उसमें भी आगे हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। सुश्रुतस्थान 15 चैप्टर 19 श्लोका दलहन टीकाकार ने जो टीका की है, तत्र रसादीनां शुक्रांतानां धातूनां यत् परम तेज तत् खलु ओज तदेव बलमिति उच्यते स्वशास्त्र सिद्धांतात्। रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आगे आपने देखा है। डेफिनेशन ऑफ बल ये भी हो गया है, बल कर्म साधन शक्ति व्यायाम अनुमेय, या तो बलम व्यायाम शक्ति ही। उसके बाद में क्वालिटीज़ ऑफ ओज, उसके लिए श्लोक है चरक सूत्रस्थान 30 चैप्टर 38 चैप्टर 74-75 श्लोक। हृदि तिष्ठति यत् शुद्धं रक्तम ईशत् पीतकं प्रथमं जायते ही ओजः शरीरे अस्मिन् शरीरिणां सर्पिवर्णम मधुरसम लाजगंधी प्रजायते। यानी कि हृदय के अंदर रहता हुआ शुद्ध ओज रक्त ईशत पीतकम, रक्त यानी कि रेडिश विथ सम येलोइश टिंचर, प्रथमम जायते ही ओजः शरीरे अस्मिन् शरीरिणाम, यानी कि शरीर जब बनता है तो पहले ही ओज का फॉर्मेशन होता है। सर्पी वर्णम यानी कि उसका वर्ण दिखा हुआ है घी की तरह वो दिखता है। मधुरसम यानी कि हनी जैसा टेस्ट है उसका। लाजा गंधी, ओके, यानी कि लाजा अगर आपको पता हो तो वन टाइप ऑफ राइस रहता है, राइस कुकिंग करने के बाद जैसे उसकी गंध आती है तो वो लाजा गंधी प्रजायते, वैसा ही ओज की क्वालिटीज़ रहती है। चरक चिकित्सा स्थान 24 चैप्टर 31 श्लोका, उसमें जो गुण है वो दिखाए गए। गुरु शीतम मृदु श्लक्षणम बहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिच्छिलम स्निग्धम ओजो दश गुणम स्मृतम। अगर आपने देखे हो आगे गोदुग्ध के जो गुण है उसके सिमिलर ही सारे के सारे गुण जो है वो ओज के अंदर है, इसीलिए उसका सीधा कोरिलेशन किया हुआ है। फंक्शन ऑफ ओजः, ओजः शरीरे संख्यातम तत् नाशा विनिश्यति, तन्ना शान्ना विनिश्यति ऐसा लिखा हुआ है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा हमें ब्रेक करना है। ओजः शरीरे संख्यातम तत् न नाश न विनिश्यति, यानी कि अगर शरीर के अंदर ओज रहता है तो वो जिंदा रहता है, यानी कि लाइवलीहुड रहती है उसके अंदर, और जैसे ही उसका कम हो जाता है, ओज कम हो जाता है तो वो नाश हो जाता है और विनाश हो जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, यानी कि हमारी लाइफ कंटिन्यूएशन के लिए ओज इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमें ज़िंदा रखता है। उसके बाद में ये बहुत ही अच्छी तरह से डिटेलिंग किया हुआ है, बहुत ही अच्छा श्लोक जिससे हम कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम ओज और ज़्यादा समझ सकते हैं, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न। तो सुश्रुत सूत्रस्थान 15 चैप्टर 19 श्लोका, जिसमें दलहन ने टीका की है, तत्र रसादीनां शुक्रांतानां धातूनां यत् परम तेजः तत् खलु ओजः तदेव बलम इति उच्यते स्वशास्त्र सिद्धांतात्। ये थर्ड टाइम ये श्लोका रिपीट हो रहा है। तस्य बलेन स्थिरोपचितमांसता सर्वचेष्टासु अप्रतिघातः स्वरवर्ण प्रसाद बाह्यानाम अभ्यंतराणाम च आत्मकार्य प्रतिपत्तिर्भवति। ये पूरी तरह से जो हमारे शरीर में बल अगर अच्छा रहता है, यानी कि ओज का फॉर्मेशन अच्छा रहता है, तो शरीर में क्या क्या फंक्शनिंग अच्छी होती है ये हमें दिखाता है। तो ये समझना इन अ कॉन्टेक्स्ट मॉडर्न वे बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसमें आगे लिखा हुआ है तत्र बलेन स्थिरो उपचित मांसता, यानी कि जो बल से क्या होगा, स्थिर उपचित मांसता, यानी कि मसल फॉर्मेशन, मांस धातु फॉर्मेशन
बहुत ही अच्छी तरह से होगी, यानी कि उसकी कर्म, मांस धातु का कर्म, स्टेबिलिटी, उसकी मूवमेंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप्ड होगी। सर्व चेष्टासु अप्रतिघात, यानी कि कोई भी चेष्टा बाहर या अंदर जो होगी उसका अप्रतिघात, यानी कि उसको रेजिस्ट करना, वो हमारे शरीर के अंदर होगा। ओके, सर्व चेष्टासु अप्रतिघात। स्वर वर्ण प्रसाद, यानी कि हमारा जो वोकल कॉर्ड है उसका फंक्शनिंग बहुत अच्छा होगा। इसकी वजह से जो हमारी वॉइस जो मॉड्यूलेशन है वो बहुत अच्छी तरह से होगी। वर्ण प्रसाद यानी कि स्किन कॉम्प्लेक्शन, वो उसका ग्रेट वे पे होगा। ये वर्ड जो है उसके बाद में जो लिखा हुआ है, बाह्यानाम अभ्यंतराणाम च आत्मकार्य प्रतिपत्तिर्भवति, तो ये जो होगा वो कहीं पे भी आपको नहीं दिखाई देगा उसका एक्सप्लेनेशन कोई भी बुक के अंदर, मगर ये मेरा कोरिलेशन है कि बाह्यानाम आभ्यंतराणाम यानी इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ द वेज आत्म कार्य प्रतिपत्तिर्भवति। आत्म कार्य यानी कि होम्योस्टेसिस, यानी कि शरीर के अंदर और बाहर अगर कोई भी एनवायरमेंटल डिफरेंसेस होता है, वो चाहे मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे सेंसेस के ऊपर हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें जिसकी वजह से शरीर के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होता है, तो उसके अंदर जो पूरा प्रोसेस हमारा होम्योस्टेसिस का है, यानी कि रीबैलेंस करना हमारे शरीर को, जो अलग अलग वे पे ऑलमोस्ट सब लोगों को जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको पता होना चाहिए कि होम्योस्टेसिस क्या है और कैसे कैसे काम करता है। मगर जस्ट फॉर एग्जांपल, होम्योस्टेसिस जो है हमारे शरीर को रिबैलेंस करता है, यानी कि अगर जस्ट फॉर ए सिंपल एग्जांपल, अगर मैंने ज़्यादा पानी पिया है तो मुझे ज़्यादा यूरिनेशन आएगा। ओके, अगर हमने ज़्यादा जो है वो अगेन पानी पिया है मगर हम एसी में बैठे हैं तो स्वेटिंग नहीं होने वाली। और सेम एज इट इज़, अगर हम समर में हैं और सिंपल सिर्फ हमारे फ़ैन के नीचे भी बैठे हुए या फिर बाहर जा रहे हैं और धूप वगैरह चल रही है, अगर हमने ज़्यादा पानी पिया है तो स्वेटिंग भी ज़्यादा होगा। तो ये जो है वो होम्योस्टेसिस के अंदर आता है कि रिफ्लेक्ट एक्शन, बॉडी को अपने आप ही बैलेंस करने की कोशिश करना, वो उसे बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन या होम्योस्टेसिस, जिसमें हमारे हार्मोन्स में, एंडोक्राइन सिस्टम में नेगेटिव फीडबैक के थ्रू हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो बैलेंस्ड हो जाते हैं अपने आप ही। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें, और इम्यूनिटी भी इसके अंदर आ सकती है। जैसे कि बाहर से कोई भी इन्वेडर, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह शरीर के अंदर आते हैं तो इम्यूनिटी काम करना शुरू कर देती है, तो वो भी एक होम्योस्टेसिस का भाग है कि उसको कैसे भी नाश करके हमारे शरीर में कोई भी नए डिसीज़ या रोग उत्पन्न न होने पाए, जिसकी वजह से हमारा शरीर का एक रिफ्लेक्ट एक्शन जो होता है इम्यूनिटी के ऊपर वो दिखता है। तो शरीर के अंदर हार्मोन वे पे हो या नर्वस सिस्टम के थ्रू हो या फिर कोई भी ऑर्गन रिलेटेड हो, यानी कि अगर हमने ज़्यादा पानी पिया, ज़्यादा खाना खाया तो हमें डायरिया हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो निकल जाएगी। ओके, जैसे आयुर्वेद के अंदर भी अतिसार का जो निदान है उसके अंदर बहुपानम यानी कि बहुत ज़्यादा लिक्विड इनटेक करना, वो भी एक अतिसार का जो है वो निदान बोला गया है। तो ऐसे निदान और रोग के बीच में हमें कोरिलेट हमेशा करना है और ये देखना है कि होम्योस्टेसिस तभी अच्छी तरह से वर्क कर पाएगा जब हमारा बॉडी एंड माइंड ये दोनों अच्छी तरह से काम कर रहे होंगे। जस्ट लाइक कि अगर मैं स्ट्रेस में हूँ तो होम्योस्टेसिस ऑफ द ऑर्गन ऑफ डाइजेशन, जस्ट लाइक कि लीवर या हमारा स्टमक, वो अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। उनका सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एंजाइम्स रिलीज होना, वो अगर डेली वे पे जो नॉर्मल होता है वो अच्छी तरह से नहीं होगा। अगर हम स्ट्रेस में है तो या तो कई बार वो सप्रेस हो जाएंगे एंजाइम्स, या तो कई बार एक्सेस वे पे रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी या इनडाइजेशन जैसे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। ओके, तो ओज जो है वो अगेन सिर्फ फिजियोलॉजिकली ही एक्शन नहीं करता, उसका डायरेक्ट एक्शन मेंटली भी होता है, जो आगे हम अगेन देखेंगे, जिसमें लिखा गया है ओजो विवृद्धो देहस्य तुष्टि पुष्टि बलोदयः।
तुष्टि जो है वो मेंटल एक्शन तरीके से हम देखेंगे उसको, और पुष्टि जो है वो फिजिकल एक्शन उसके हिसाब से देखेंगे। तुष्टि यानी संतोष होना, शरीर के अंदर एक संतोष की फीलिंग होना। तो अगर ओज का फॉर्मेशन सही तरीके से होगा तो हमारा जो अष्टांग योग के अंदर अगर आपने देखा हो, जिसके अंदर नियम के सब टॉपिक के अंदर जो है वो संतोष का एक वर्ड आता है, जहाँ पे फॉलो करने के लिए वो बोलते हैं समतोष। तोष यानी नॉर्मल होना, यानी तुष्टि हो जाना, और सम यानी इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल द इमोशंस। ओके, तोष यानी इमोशंस और सम माने इक्विलिब्रियम, यानी कि सारे के सारे इमोशंस जो होते हैं, जो विवरिंग माइंड होता है, वो स्टेबल हो जाने के बाद एक ऐसी जो भावना हमारे शरीर के अंदर या मन के अंदर बनती है जिसमें हमें और कुछ चीज़ें लेने की या ग्रैब करने की इच्छा नहीं होती। ओके, जिसमें हमारा अल्टीमेट एक रिफ्लेक्ट एक्शन निकलता है, वो है हैप्पीनेस, खुश होना। ओके, तो समतोष यानी कि संतोष का मीनिंग ये भी होता है कि आप हर एक कंडीशन के अंदर अगर हैप्पीनेस या तो हैप्पी बने रहते हैं, खुश बने रहते हैं, तो उसको बोला जाता है कि आप संतोषी हो। और ये तभी बन सकता है जब आपके शरीर में ओज का फॉर्मेशन राइट वे पे सही क्वांटिटी में हो रहा हो, सही क्वालिटी में भी हो रहा हो, तब जाके ये मेंटल एक्शन संतोष जो है वो दिखेगा। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी धातु जो है उसके स्रोतस जो है वो बिगड़ते हैं, तो उसका व्यापक जो होता है, तो उसकी वजह से उसमें हमेशा ही माइंड का इफ़ेक्ट रहेगा, और ये रिफ्लेक्ट माइंड जो है वो हमारे ओज की क्वालिटी के ऊपर आधार रहेगा। अगर धातु बिगड़ी है तो ओज बिगड़ेगा, और ओज बिगड़ेगा तो अगेन माइंड बिगड़ेगा। देन द रिपीटेशन, द विशियस साइकिल जो है वो चालू रहेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर मेद धातु वृद्धि हुई है, मेद धातु वृद्धि के लिए हमें जो फॉल्टी नरिशमेंट जो है, फॉल्टी फूड वगैरह वो इंटेक्ट हम करते हैं, उसके बाद में मेद धातु वृद्धि होती है। मेद धातु वृद्धि की वजह से ओज अच्छी तरह से नहीं बनता, ओज अच्छी तरह से नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली हमारा जो माइंड है वो अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, और माइंड काम नहीं करेगा तो डिसीजन मेकिंग सिस्टम जो होगी कि मुझे सही खाना है नहीं खाना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है नहीं करनी है, तो राइट क्वांटिटी ऑफ फूड मुझे लेना है, ये सारी चीज़ों में जो हमारा प्रज्ञा होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और उसकी वजह से अगेन हमारा अपराध यानी कि फॉल्टी एक्शन जो है वो चालू होगा। और देन अगेन हम जो है वो फॉल्टी फूड वगैरह लेना चालू करेंगे, और अगेन मेद वृद्धि होगी, अगेन ओज अच्छी तरह से नहीं बनेगा, देन जो मन के ऊपर सीधा इफेक्ट होगा, तो विशियस साइकिल जो है वो बनना चालू रहेगा। तो उसको तोड़ने के लिए हमें कॉन्शियसली ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे हमारे शरीर के ऊपर मन, फिजियोलॉजिकल एक्शन एंड अगेन हमारा मानसिक भाव जो ओज के साथ कोरिलेट है, ये देखना चाहिए। ओके, तो बहुत ही माइन्यूट वे पे ये ध्यान में रखें कि ओज जो है वो अल्टीमेट फिजियोलॉजिकल एक्शन जो नॉर्मली होने वाली है, वो सारी चीज़ें सीधा ओज के आधार पर रहती है। वो हमें इनडायरेक्ट वे पे इतना ग्रास्प कर लेना है कि ओज इज इक्वल टू बैलेंस्ड फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ द होल बॉडी एंड माइंड। ओके, अगर इसमें कहीं पे भी गड़बड़ होती है तो सीधा वो ओज की वजह से हो सकती है, यानी आगे हमने सीधा देखा है कि ओज जो है वो उसका आधार जो है वो आहार पे रहता है। तो ये ध्यान में रखें। एक और श्लोका है जहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, चरक सूत्रस्थान 30th चैप्टर 7th श्लोका, जिसमें चक्रपाणि ने टीका की है। धातुर्हि धारण पोषण योगाद भवति ओजस्तु देहधारकम सद अपि न देह पोषकम तेन अष्टमो धातुरोजः। इसमें कितनी अच्छी तरह से क्लियर किया हुआ है कि ओज जो है वो धातु की तरह पोषण नहीं करती है, हमारे शरीर को नरिश करना ओज का काम नहीं है। उसका सिर्फ एक ही काम है कि फिजियोलॉजिकल एक्शन अच्छी तरह से चले। ओके, यानी कि वो मैनेजर की तरह वो काम करेगा, सिर्फ गवर्न करेगा कि कौन सी चीज़ कौन सी तरह से फिजियोलॉजिकल एक्शन होगा, कौन सी तरह से होम्योस्टेसिस होगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो होगी वो कैसे होगी, उसका मैनेजमेंट ओज करेगा। ओके,
तो ये बात ध्यान में रखें, और इसीलिए उसको धातु नहीं कहा गया है। ओके, इसीलिए चरक सूत्र स्थान में ये चक्रपाणी टीकाकार ने क्लियर अच्छी तरह से कर दिया है कि ओज को क्यों धातु नहीं किया गया। अगर आगे जाके आपको कहीं पे भी वाइवा में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों ओज को जो है वो धातु नहीं बोला गया, अष्ट धातु नहीं बोला गया है, अष्टमी धातु, तो यहाँ पे आप ये श्लोक एक्सप्लेन करके उनको डिटेल कर सकते हैं। धातुर्हि धारण पोषण योगाद भवति ओजस्तु देहधारकम सदपि न देह पोषकम तेन अष्टमो धातु रोज, यानी कि धातु जो है वो धारण पोषण करती है, ओज देह धारक है, देह पोषक नहीं करती, इसीलिए उसको अष्टमी धातु जो है वो नहीं कहा गया है। ये हमें क्लियर करना है। सिग्निफिकेंस ऑफ ओज इन वयस्थापन, तो इसमें भी लिखा है ओज स्थापन वयस्थापनम जरापरणम तारुण्यम बहुकालम स्थापयति इति अर्थः। वयस्थापन का अर्थ क्या होगा? जरापहरण, यानी कि लॉन्गिविटी, प्रिवेंशन ऑफ एजिंग प्रोसेस, जरापहरण। तारुण्यम बहुकालम, यानी कि जो यंगर टू लुक यंगर, टू लुक यंगर देन एक्चुअल क्रोनोलॉजिकल एक्शन या तो एज, उसको बोला जाता है तारुण्यम बहुकालम स्थापयति, यानी कि हमेशा एज के हिसाब से सिर्फ उसकी यौवन अवस्था दिखती, वैसा नहीं होता। तो जस्ट फॉर लाइक कि 60-50 ईयर्स की एज में भी कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन एंड टोन ऑफ वॉइस एंड एक्शन, फिजियोलॉजिकल एक्शन, एक्सटर्नल फिजियोलॉजिकल एक्शन भी यौवन के हिसाब से होगी, तो यानी कि यंग एज के जो एडल्ट रहते हैं उस हिसाब से होगी, ऐसा उन्होंने कहा है, और उसको बोला जाता है वयस्थापन। तो अगर ओज को हमने संभाल के रखा तो वयस्थापन अच्छी तरह से होगा। ओके, यानी कि हम लंबे समय तक यंग दिखे जा सकते हैं, यानी कि रिंकल्स ऑफ द स्किन वगैरह नहीं होगी, और 5 सेंसेस एंड दी मोटर ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम करते रहेंगे, धातु दोष एंड मल वो बैलेंस में रहेंगे। तो अगर ओज को हमेशा हमने ध्यान में रखा और उसको बचा के रखा तो वो डेफिनेटली आगे जाके हमारे शरीर को और मन को भी बैलेंस में रख पाएगा। हमेशा ध्यान में रखिए कि ओज को उपधातु कहा गया है शुक्र की, तो अगर शुक्र क्षय होता है, अगर ज़्यादा हम सेक्स इंटेलिजेंस करते हैं या तो उसका जो नियम रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अगर हम नहीं फॉलो करते हैं तो ओज जो है वो उसका क्षय होगा, और अल्टीमेटली हमारी लाइफ के ऊपर उसकी बैड इफ़ेक्ट जो होगी वो दिखाई देगी, यानी कि अलग अलग टाइप के डिसीज़ होना वो कॉमन होता है। उसके बाद में मद्य यानी कि अल्कोहल कंजम्पशन अगर ज़्यादा रहेगा तो मद्य के अंदर जो गुण है वो टोटली ऑपोजिट है ओज के, तो ओज क्षय होने के चांसेस अल्कोहल कंजम्पशन से ज़्यादा रहते हैं। तो ओज क्षय न हो उसके लिए अल्कोहल से भी दूर रहना चाहिए। तो प्रॉपर फूड हैबिट, पथ्य पालन, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सब चीज़ें फॉलो करने से हमारे ओज का संरक्षण होता है। दैन रसायन चिकित्सा रिपीटेडली करने से भी हमारी ओज जो है, धातु जो है वो अच्छी तरह से बनती रहती है। तो अकॉर्डिंग टू ऋतुचर्या जो रसायन चिकित्सा होती है वो हमें फॉलो करती रहनी चाहिए। और अगेन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी अगर हम स्टेबल रखना चाहते हैं तो ओज को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ओज जो रहते हैं वो हृदय के अंदर रहते हैं। तो ये भी ध्यान में रखने कि अगर कार्डियोलॉजी, इसीलिए अगर आप देखो कि अभी के सिनेरियो के अंदर कार्डियोलॉजी के जो पेशेंट्स हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़े हुए हैं कि हाइपरटेंशन हो या बाईपास सर्जरी करवानी पड़े या पूरी सारी चैनल्स वगैरह ब्लॉक हो जाए। तो ये इसी वजह से होता है, जब ओज जो होता है वो या तो कम होता है या तो उसका विश्रम हो जाता है। तो ओज को अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, ओज वर्धक आहार विहार नहीं लेंगे, तो हृदय के जो डिसीज़ है यानी कि कार्डियोलॉजिकल डिसीज़ है वो बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये ध्यान में रखें। देन जस्ट लाइक प्रमेह, पांडु एंड ग्रहणी, उसमें भी ओज विशेट होने की वजह से जो है वो डिसीज़ होते हैं। तो ये बेसिक आइडिया जो है ओज का होता है। अभी द लास्ट टॉपिक इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ ओज, यानी कि ओज व्यापत, ओज विश्रम्स एंड ओज क्षय।
मेरे स्टूडेंट से ये गुजारिश होगी कि तीनों चीज़ों के जो श्लोकाज हैं वो बाय हार्ट होने चाहिए। तो उसमें फर्स्ट ओज विश्रम्स, जब ओज है वो विश्रम्स यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है या तो कहीं से एक जगह से दूसरी जगह पे अननोइंगली या तो मूव कर देता है, तो उसे कहा जाता है ओज विश्रम्स, यानी कि विश्रम्स यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना विदाउट एनी फिजियोलॉजिकल एक्शन। ओके, ज़रूरत के बिना ही वहाँ पे चले जाना, उसको बोला जाता है ओज विश्रम्स। तो उसकी जो श्लोक है सुश्रुत सूत्रस्थान 15th चैप्टर 24th श्लोक, संधि विश्लेषो गात्राणाम सदनम दोष च्यवनम क्रिया सन्निरोधः, यानी कि संधि विश्लेष जो है वो जॉइंट्स जो है वो वीक होने लगते हैं, गात्राणाम सदनम यानी पूरे शरीर के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है, कभी कभी नमनेस भी लगती है। दोष च्यवनम तो जो प्रसर अवस्था है दोषों की वो शुरू हो जाती है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे दोष चले जाते हैं। क्रिया सन्निरोध यानी कि फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़ जो है वो सप्रेस्ड हो जाती है। सन्निरोध, निरोध मीन्स रोकना, तो ये जो है उसकी एक्शन होती है जब ओज विश्रम्स हो जाता है तब। ओज व्यापत यानी कि ओज जो होता है कंटेमिनेटेड हो जाता है विशिटेड दोषा से, तो उसमें क्या होगा, स्तब्ध गुरु गात्रता वात सोफ वर्ण भेद ग्लानि तंद्रा निंद्रा च व्यापन्ने। स्तब्ध यानी कि स्टिफ, पूरा बॉडी कैसा हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा, या तो पर्टिकुलर ऑर्गन स्टिफ हो जाएगा, पर्टिकुलर एक्सट्रीमिटी जो है वो स्टिफ हो जाएगी। गुरु गात्रता यानी कि हैवीनेस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़, हैवीनेस ऑफ द बॉडी, ऐसा फीलिंग शुरू हो जाएगा। वात सोफ तो इसमें इडिमा होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ वात दोष। वर्ण भेद डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन देखा जाएगा। ग्लानि यानी कि ड्राउजीनेस और डिजीनेस, यू कैन से कि चक्कर आना। तंद्रा निंद्रा च व्यापन्ने, तंद्रा यानी कि ड्राउजीनेस, सो जाना और ऐसा फीलिंग होना। और अति निंद्रा मीन्स ज़्यादा सोना, एक्सेस हाइपरसोमनिया हम कह सकते हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो जो व्यापत में होते हैं। तो ओज अगर विशेष होता है तो इसमें अगर आप देखो तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो प्रमेह और पांडु में भी मिलते हैं। तो वी कैन से कि प्रमेह एंड पांडु कैन बी टेकन एज ओज व्यापत। हाँ, तो ये क्लिनिकल वे पे भी हम देखें कि ओज व्यापत होने से कौन से डिसीज़ होते हैं। ओज क्षय, अगर ओज क्षय होता है शरीर के अंदर जो होता है, स्पेशली ये बात हो रही है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपर ओज, अगर अपर ओज का क्षय होता है तो उसमें क्या होगा, तो पहले तो उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी कि अगर डाइटिंग अच्छी तरह से नहीं होगा, बहुत ज़्यादा थकान लगे, ऐसा कुछ काम हम कर रहे हैं, हाँ, ओवर एक्सर्शन हो, वैसा बहुत सूखा खाना खा रहे हैं, जैसे कि अभी के सिनेरियो में आपने देखा होगा न्यूट्रिशनिस्ट और जो अलग अलग डाइटिशियंस होंगे वो आपको स्पेशली लाइट फूड और ड्राई फूड सूखा हुआ खाना या कच्चे वेजिटेबल्स खाना, ये सारी चीज़ें आपको बोला जाता है। मगर एक्सेस वेव पर अगर हम उसको खाना शुरू करते हैं तो उसकी वजह से भी धातु फॉर्मेशन अच्छी नहीं होती और अल्टीमेटली ओज जो होता है वो क्षय होना शुरू हो जाता है। तो मेक श्योर एक्सेसिव ईटिंग ऑफ ड्राई एंड लाइट फूड वो नहीं होना चाहिए इन नॉर्मल। एक्सेप्शन विद द एनी डिसीज़ के हिसाब से जो हमारा डाइट होता है वो पूरा अलग होता है। इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ कि ज़्यादा ड्राई और लाइट फूड खाना अच्छा नहीं है। एक्सपोजर टू हॉट एंड विंडी मीन्स समर के अंदर आप बड़ी दोपहर में अगर बाहर घूमना वगैरह कर रहे हो तो उसकी वजह से ओज क्षय हो सकता है। डिप्रेशन अगर ऑलरेडी चल रहा हो, जो जिसका वाइस वर्सा हम बोल सकते हैं कि ओज क्षय की वजह से डिप्रेशन हो सकता है और डिप्रेशन की वजह से ओज क्षय हो सकता है, ये वाइस वर्सा है। नींद अच्छी क्वालिटी में न लेना, रात को बहुत देर तक हम जागते रहे रात को और सुबह बहुत लेट उठना, ये तो उसकी वजह से भी ओज क्षय हो सकता है। ओल्ड एज जो कॉमन फैक्टर है। सेक्स का ओवर इंडल्जेंस, तो उसकी वजह से ओज क्षय हो सकता है। वॉमिटिंग या तो डायरिया या धातुक्षय जिसमें शरीर में से न्यूट्रिशन बाहर चले जाते हैं, वॉमिटिंग एंड डायरिया, तो उसकी वजह से ओज क्षय हो सकता है। धातुक्षय, देन ट्रॉमा, कोई भी एक्सटर्नल ट्रॉमा अगर आपको लगा हो फिजियोलॉजिकल तो उसकी वजह से
जो है ओज क्षय हो सकता है। एंगर, स्पेशली एंगर, क्योंकि पित्त वृद्धि की वजह से ओज क्षय होना ये कॉन्ट्रा जो है वो हमें देखना है, क्योंकि जैसे कि ओज को हम श्लेष्मा के साथ अगर कोरिलेट करते हैं तो पित्त वृद्धि की वजह से श्लेष्मा क्षय होता है, तो इस सेम एज इट इज़ पित्त वृद्धि यानी कि एंगर या क्रोध जो है उसकी वजह से पित्त वृद्धि होती है और अल्टीमेटली उसकी वजह से ओज क्षय होता है। तो ये ध्यान में रखें। एंग्जाइटी और मेंटल कंडीशंस जो है हाइपर एक्टिव मेंटल कंडीशंस जिसमें ओज क्षय होना नॉर्मल है। तो उसमें चरक सूत्र स्थान के अंदर 17th चैप्टर में 73 से 77 जो है श्लोकास, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से अलग अलग जो है वो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसमें कॉमन कॉज लिखा हुआ है। फर्स्ट थिंग व्यायाम, अति व्यायाम यानी अनशन, बहुत ज़्यादा उपवास वगैरह करना, चिंता, बहुत ज़्यादा चिंता वगैरह करना, रुक्ष ड्राई फूड लेना, अल्प कम लेना, प्रमितासन फॉल्टी डाइट्रेशन लेना, वात आतपो यानी कि बहुत ज़्यादा धूप या वायु का सेवन करना, भय फियर, शोक अगर मेंटल ट्रॉमा कोई भी हो, रुक्षपानम ड्राई लिक्विड यानी कि अल्कोहल जैसा, प्रजागरम बहुत ज़्यादा लेट नाइट तक हम जागरण करना या जगते रहना, कफ शोणित शुक्रानाम मलानाम च अतिवर्धनम, कफ शरीर में से बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा हो, शोणित रक्त बाहर निकल रहा हो, शुक्र बाहर निकल रहा हो यानी सेक्स इंडल्जेंस, और मल यानी कि डायरिया या वॉमिटिंग या एक्सेस यूरिनेशन जस्ट लाइक इन प्रमेह डायबिटीज़, तो इसकी वजह से क्षय होता है। कालो भूतोपघातश्च ज्ञातव्य क्षय हेतव यानी कि ये सारी चीज़ें जो है वो ओज क्षय करने में मदद करती है। विपेति दुर्बलो अभीक्षणम ध्यायति व्यथतेन्द्रिय दुश्चय दुर्मना रुक्ष क्षामश्चैव ओज क्षय। चरक सूत्र स्थान के अंदर 73 श्लोका 17th चैप्टर जिसमें लक्षण लिखे हुए हैं। विपेति यानी कि डरा हुआ महसूस करे, दुर्बल हो यानी फिजिकली एंड मेंटली वीक हो जाए, अभीक्षणम, दुर्बल अभीक्षणम मीन्स जस्ट लाइक वो वीक हो जाए वैसा दिखता है। ध्यायति व्यथतेन्द्रिय यानी कि सारी की सारी इंद्रिय हमारी जो है वो कर्मेंद्रिय हो या हमारे ज्ञानेंद्रिय हो, दोनों के दोनों जो है वो अच्छी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। दुष्चाय यानी कि कॉम्प्लेक्सचर उसका कम हो जाता है। दुर्मनः यानी कि जो उसके मेंटल पावर है, थिंकिंग वगैरह, वो हैम्पर हो जाता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी चीज़ें आती है। रुक्ष यानी कि ड्राइनेस उसके शरीर के अंदर बढ़ जाती है। क्षामश्चैव ओज, रुक्ष क्षाम, सॉरी, तो रुक्ष एंड क्षाम ये हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन के हिसाब से बोलते हैं, यानी कि जो आवाज़ है वो रुक्ष हो जाती है और क्षाम यानी कि कम हो जाती है, जैसे कि आवाज़ बैठ जाना, वैसा ओज क्षय की वजह से होता है। सूत्र स्थान के अंदर 15th चैप्टर के अंदर 26 श्लोका जो है उसके अंदर उन्होंने लिखा है मूर्छा मास क्षयो मोह प्रलाप अज्ञानम एवच। तो ये ओज क्षय के लक्षण है। मूर्छा यानी कि अनकॉन्शियस हो सकता है। मास क्षय, जैसे कि हमने आगे देखा कि ओज का जो फंक्शन है वो मास उपचित होगा, तो सेम एज ओज क्षय में भी मास क्षय होना नॉर्मल है। मोह यानी डिल्यूजन्स दिखाई देना शुरू होगा। प्रलाप बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट स्पीच यानी बोलना, यानी कि इनडायरेक्टली हम देखें तो वात वृद्धि होना वो हो सकता है। अज्ञान यानी कि इंटेलेक्चुअल फंक्शन में माल फंक्शन होना, तो इंटेलेक्चुअल डिसीजन न ले पाना उसको अज्ञान कह सकते हैं। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो ओज क्षय के हैं। तो अभी तक हमने जो देखा वो ओज के बारे में, मगर ज़्यादातर हम जो ओज को कोरिलेट करते हैं वो है व्याधि क्षमत्व, उसका छोटा सा कोरिलेशन जो है उसके अंदर हम ले लेंगे। मगर तो आज हमारा यहाँ पे ओज का जो टॉपिक है वो हम ख़त्म करते हैं। आई थिंक 1 घंटा हो गया है, तो व्याधि क्षमत्व जो होगा वो नेक्स्ट ऑडियो में आएगा। तो होप सो, ऑल द बेस्ट माय स्टूडेंट्स, जितने भी लोग सुन रहे हैं, और ये लेक्चर्स जितने भी हैं वो जितने ज़्यादा हो सके उतने सर्कुलेट कीजिए अपने ग्रुप्स में, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और लाइक डेफिनेटली,
एंड हो सके तो पूरे जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट सुनने की आदत डालें, जिसकी वजह से आपको पूरा पॉइंट जो है वो क्लियर हो पाए। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो सकता हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, या तो मुझे पर्सनली अपने ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हो, vedicayuproductions@gmail.com। तो होप ऑल यू आर सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। अभी जैसे कि कोरोना का महामारी चल रहा है यहाँ पे, उस दिन मैं लेक्चर ले रहा हूँ 25 अप्रैल 2020, कम्प्लीटली लॉकडाउन है। तो होप सब लोग घर पे हैं, सेफ रहें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अपने ओज को बढ़ाएं। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।